स्टूडेंट। चलो आज हम लोग देखते हैं पांचवा पार्ट जो परमाणु का अंतर्भाग हमने शुरू किया था। उस पार्ट का आगे का पार्ट हम लोग देखने वाले रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिक्रिया। रुदरफोर्ड ने अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन्होंने उनके सुप्रसिद्ध विकर्ण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझाने का प्रयास किया और सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया गया। रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली चद्दर रुदरफोर्ड ने इस प्रयोग के लिए एक सोने की चद्दर अर्थात पतरे का उपयोग किया जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁴ मिलीमीटर से लेकर रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाले धन आवेशित अल्फा कणों की बौछार की। उस पतरे पे, सोने के पतरे पे उसने रुदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की। सोने के चद्दर के चारों ओर फ्लोरोसेंट स्फुटदीप्ति का पता लगा कि यदि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो ये धन आवेशित कणों का चद्दर से परावर्तन होगा, ऐसी उन्हें अपेक्षा थी। उनको लगा कि जो अल्फा किरण उन्होंने भेजा है, उस सोने के चद्दर पे उन्होंने प्रसारित किया है, भेजा है, उस सारों का परावर्तन हो जाएगा, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। अनपेक्षित रूप से अधिकांश अल्फा कण पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जैसे अपेक्षा की थी कि सारे जो अल्फा कण उन्होंने भेजे हैं वो सारे परावर्तन होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ अल्फा किरण कण जो थे पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए। कुछ अल्फा कण उन्होंने देखा तो कुछ अल्फा कण न्यून कोण बनाते हुए विचलित हुए। कुछ उससे भी कम अल्फा कणों के अधिक कोण पर विचलन हुआ। आश्चर्य अर्थात 20,000 में से एक अल्फा कण मूल मार्ग से विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ। 20,000 में से एक अल्फा कण मूल मार्ग से विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ, अर्थात वह वापस आया। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग, उन्होंने देखो जैसे विकिरण प्रयोग किया था, यहाँ से उन्होंने किरण जो भेजी थी ये सोने की पन्नी थी, तो इसमें से जैसे कुछ किरणें आर पार चली गई, कुछ किरण जो है न्यून कोण में विचलित हुई, कुछ किरण जो है वह उससे भी कम किरणें अधिक कोण में विचलित हुई, और सिर्फ 20,000 में से एक अगर ऐसा परावर्तित हुआ विपरीत दिशा में। बड़ी संख्या में आर पार गए कण ये दर्शाते हैं कि उन्हें मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। बड़ी संख्या में जो आर पार किरणें चली गई, इसका मतलब उसके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं बनी थी। इसका अर्थ सोने में ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। अर्थात हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो सोना बना होता है, इसके परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए, तभी तो किरणें आर पार निकल गई। जिन कणों के न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उसके मार्ग में रुकावट आई, थोड़ी बहुत रुकावट आई, उसका अर्थ रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस परमाणु के मध्य भाग में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय प्रतिकृति का प्रकार प्रस्तुत किया। परमाणु का नाभिकीय प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका अनुमान ये लगाया कि परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु का जो केंद्र स्थान होता है वहाँ पे धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। परमाणु का करीब करीब संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वह नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान वजन जो होता है वो नाभिक में ही होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक, नाभिक के चारों ओर, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि चारों ओर ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश या नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण या नाभिक पर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उसकी कक्षा में जो घूमने वाले सारे जो इलेक्ट्रॉन है, उसी कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या होगी, नाभिक के आजू बाजू जो कक्षाएं बनी होती है, कक्षाएं पर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या होगी वह नाभिक में स्थित प्रोटॉन के बराबर होगी। विजातीय आवेशों संतुलन होकर परमाणु या विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन और परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर जितने ऋण आवेश उतने धन आवेश, मतलब ये विद्युत दृष्टि से उदासीन हो जाता है। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच अधिक जगह होनी चाहिए, ये भी उन्होंने अनुमान लगाया। परमाणु की आंतरिक संरचना है, यह किस खोज के कारण ध्यान में आया है? डाल्टन के, थोड़ा सोचो, ये हमारी सोचने वाली बात है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ठोस परमाणु और थॉमसन प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु, इनमें क्या अंतर है? थॉमसन जो दोनों
थॉमसन और रुदरफोर्ड दोनों के मतलब कौन से हम जो इन्होंने खोजे की उसके बारे में इसमें सोचने के लिए ये 4-5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट, परमाणु की आंतरिक संरचना में ये किस खोज के कारण ध्यान में आया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ठोस परमाणु और थॉमसन के प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु में क्या अंतर है। थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण करो, रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण में अंतर स्पष्ट करो। थॉमसन और रुदरफोर्ड मतलब ये दोनों ने अपनी अपनी खोजों के आधार पर सिद्धांत दिया, दोनों में अंतर हम लोग को खोजने को कहा गया है। वृत्ताकार कक्षा में थॉमसन रुदरफोर्ड का परमाणु प्रतिकृतियों में इंटरैक्शन की स्थिति के बारे में क्या भिन्नता है। डाल्टन और थॉमसन की परमाणु प्रतिकृतियों में न होने वाली कौन सी बात रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति में है। ये हमको दोनों डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड में कहा गया है सिद्धांतों का। वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाली विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती है जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र में प्रस्तापित नियम है। इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है, परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के, क्योंकि अल्फा किरणें जो भेजी गई थी वो रेडियोधर्मी है, अधिक अन्य सभी परमाणुओं के स्थायी भाव होता है। रुदरफोर्ड परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर ने उन्होंने 1913 में प्रस्तुत किए परमाणु प्रतिकृति से दूर की। इसके बाद जो त्रुटि रुदरफोर्ड की इसमें कृति में आई थी वह रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति बताते समय जो त्रुटि हुई थी वह बोर 1913 में बोर ने दूर की। बोर का स्थायी कच्चा परमाणु प्रतिकृति सन 1913 में डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने स्थायी कच्चा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किया, परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति महत्वपूर्ण आधार तत्व परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षा में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो वृत्त दिया गया है, यहाँ जो वृत्त बताए गए हैं समकेंद्रीय, जैसे ये वृत्त उतनी दूरी पे ये वृत्त, उतनी दूरी पे ये वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रस्थापित होते हैं। विशिष्ट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। उस कक्षा में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वह स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लाग कर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लो कि भीतरी कक्षा के है, उससे एल में उसको आना है, इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब अवशोषित कर लेता है, और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर के कक्षा से एल कक्षा में जाना है तो उतना वो ऊर्जा अवशोषित, अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर एल कक्षा से के कक्षा में जाना है, मतलब बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में अगर जाना है, तो उतनी वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, मतलब उसमें से ऊर्जा निकलती है उतनी। ये आप लोगों को पढ़ना है। घरेलू गैस की सिगड़ी नीली ज्वाला पर नमक सोडियम क्लोराइड के कण डालने पर उसी समय उस स्थान पर पीली चिंगारी दिखाई देती है। अगर आप लोग करना चाहो तो इसको करके देख सकते हो। पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है। अगर हम लोग पानी में हम लोग अगर नमक को, सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास खाने का नमक, अगर हम लोग गैस पर डालें अपने, तो वहाँ पे पीली चिंगारी हमको दिखाई देगी। सोडियम का टुकड़ा अगर पानी में डालते हैं तो वो जल उठता है। राष्ट्रीय सोडियम वेपर दीपकों से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इन सभी उदाहरणों से सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है। इन सभी उदाहरणों से हम लोग पता है सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आधे समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सोडियम परमाणु की इन दो कक्षाओं के ऊर्जा स्तर का अंतर निश्चित होता है। यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है। इसीलिए यही रीजन है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक को अगर हम लोग गैस पर डालते हैं तो वहाँ पे पीली लौ हमको दिखाई देती है। इसलिए वो प्रतिरूप उदाहरण में वही पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। बोर के प्रतिकृति, ये आप लोगों की बोर की प्रतिकृति है जो कि मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पे पहली जो कक्षा थी उसको के नाम दिया गया, दूसरी कक्षा को एल नाम, तीसरी कक्षा को एम नाम, चौथी कक्षा को एन नाम, इस प्रकार नाम अटेंडम दिया गया। बोर ने 1913 में जो डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने जो कक्षाएं बताई उसको नाम ऐसे
प्रदान किया गया। पहली कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन। बस बेटा आज के लिए बस इतना ही।